बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने यूनिट 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इंशाल्लाह इसका थर्ड लास्ट लेक्चर जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे 16.6 आर्टिकल को जो कि रेजिस्टेंस के बारे में है, 16.7 आर्टिकल को जो कि रेजिस्टिविटी है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल स्टडी 16.7.1 आर्टिकल टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो आइए चल के सीखते समझते हैं हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं 16.6 टॉपिक को, विच इज़ अबाउट रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस के उर्दू मायने की तरफ जाएं कि इसका लिटरल मायने क्या है, तो इसको हम उर्दू में कहते हैं मज़ाहमत। डियर स्टूडेंट्स, आप जिस तरह से डायनेमिक्स में या काइनेमेटिक्स में आप पढ़ चुके हैं एक टर्म फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करती है? मोशन को अपोज करती है। बिल्कुल इसी तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये जो वर्ड रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है कि ओपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस के रास्ते में ओपोजिशन करना, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यहां देखें कि लेट्स सपोज आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कंडक्टिव बॉडी है और इसके अंदर ये जो आपको ब्लू कलर में बॉल्स दिखाई जा रही हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, तो इस कंडक्टर में जो एटम होते हैं उनके साथ टकराते हैं, उनके साथ कोलिजन्स होती है, या जो इलेक्ट्रॉन रुके होंगे उनके साथ भी ये चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन होती है। तो ये कोलिजन क्या करती है? ये अपोजिशन का काम करती है, ये रेजिस्टेंस का काम करती है और चार्जेस को बहने से रोक देती है। यानी यूं देखें कि चार्जेस आ रहे हैं, जब इसके साथ कोलाइड होंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी? डेफिनेटली कम होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम होगी तो रिजल्ट में करंट जो है वो कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। करंट कहते ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे से टकराएंगे, रुक जाएंगे, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आ जाएगी। दैट मीन करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करें, तो इसकी डेफिनेशन में जो हमारे पास वर्ड हैं वो ये हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय इट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो ओपोजिशन होती है, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो यूनिट है वो ओम है। इसका जो सिंबल है वो ओमेगा इस तरह का है और इसको ओम पढ़ते हैं। अगर हम डिफाइन करें कि हमारे पास 1 ओहम रेजिस्टेंस कब होगी, तो इसके लिए आपने ये जो हमारे पास है एक जर्नल रिलेशन, ये हमें ओहम्स लॉ ने दिया था कि V डायरेक्टली टू I। वहां आपने देखा था कि जितनी हम वोल्टेज ज्यादा करेंगे, करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर किसी सर्किट के अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट है और वहां जो करंट मूव करके जा रहा है वो 1 एम्पेयर है, तो वहां जो रेजिस्टेंस होगी इट शुड बी 1 ओहम। ये लिखा हुआ है कि इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट causes a current of 1 ampere to flow through a conductor, then its resistance is 1 ohm। 1 ओहम छोटी रेजिस्टेंस है, बड़ी रेजिस्टेंस के लिए किलो ओहम या फिर मेगा ओहम भी टर्म यूज की जाती है। ये स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो फैक्टर है वो आता है लेंथ का, और लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी अगर ज्यादा लंबी वायर होगी तो ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करेगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक शॉर्ट वायर है और ये लॉन्ग वायर है। तो जो लॉन्ग वायर है इसकी लेंथ ज्यादा होने की वजह से इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। क्यों? क्योंकि यहां ज्यादा कोलिजन होगी बिटवीन एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स। जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है और जो स्टैटिक एटम है या स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स है, उनके दरमियान जो कोलिजन है वो यहाँ ज़्यादा होगी। इस वजह से यहाँ जो है वो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो जितनी लंबी वायर होगी उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। तो पहला जो हमने फैक्टर देखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। और इसी तरीके से दूसरा जो फैक्टर है हमारे पास, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये जो डाया होता है वायर, या जो डाया होता है, डायामीटर जो होता है, जो मोटाई होती है, इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कह रहे हैं। तो देखें कि ये हमारे पास एक छोटी वायर है और ये हमारे पास एक मोटी वायर है। तो किसके अंदर से चार्जेस इजीली ट्रेवल करेंगे?
आपका क्या ख्याल है, इसमें से या इस बड़ी वायर में से? तो डेफिनेटली बड़ी वायर में ज्यादा स्पेस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन या चार्जेस इजीली ट्रेवल करेंगे एज कंपेयर टू दिस वन। तो बिल्कुल ऐसा ही है, आप इसको बिल्कुल इससे करें कि दो पाइप है हमारे पास, और अगर मैं पूछूं कि इस पाइप में से ज्यादा वाटर फ्लो करके जाएगा या इस पाइप में से, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए कि ये जो पाइप है इसमें से ज्यादा वाटर फ्लो करके जाएगा, क्योंकि इसका डायामीटर ज्यादा है, और इसका डायामीटर कम है, यहाँ कम जो है वो पानी या वाटर जो है वो ट्रेवल करके जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना ये ज्यादा इसका साइज बड़ा होता जाएगा, डायामीटर बड़ा होता जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, उतना इजीली इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करना शुरू कर देंगे, उतना इजीली इलेक्ट्रॉन इसमें से ट्रेवल करके जाएंगे। तो रेजिस्टेंस का एरिया के साथ, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस यानी कुलियन जो होती है वो कम हो जाएगी। तीसरा है कि मटेरियल पर भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के। सम मटेरियल लाइक कॉपर हैव लो रेजिस्टेंस, इसी वजह से जो घरों में वायर्स होती हैं ये कॉपर की होती हैं, और जिस तरह निक्रोम वगैरह है, अदर मटेरियल जिसमें निक्रोम है आ जाता है, इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि किस तरह टेम्परेचर इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। तो कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर में क्या है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये टंगस्टन, ये कंडक्टर्स हैं, और इनके अंदर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी कि नहीं, ये भी हमने देखना है। तो देखा ये गया है कि कंडक्टर ऑलरेडी हैव द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। दैट मीन जरा सी एनर्जी मिलने पर ये क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप इनका टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो टेम्परेचर ज्यादा करने में ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करना शुरू कर देंगे। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्टर के अंदर, जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट ओरिएंटेशन में ये मूव करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा कुलियन होगी, और ज्यादा कुलियन होने की वजह से इनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो कंडक्टर में टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस मेटल एटम वाइब्रेट मोर स्ट्रांगली, ये ज्यादा वाइब्रेट करेंगे इनके एटम, और दीज वाइब्रेशन काजेस मोर कोलिजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड एटम। तो एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा जो है वो कोलिजन होगी। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन फेस मोर ओपोजिशन, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ओपोजिशन करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मेन पॉइंट इसमें यह है कि इन कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि इंसुलेटर के अंदर देखिए, जैसे रबर है, गिलास है, प्लास्टिक है, तो ये इंसुलेटर जो मटेरियल्स होते हैं इनमें क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मतलब ऑलमोस्ट नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ताकि वो एनर्जी को ब्रेक कर सकें और मूव कर सकें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो बाहर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, वोल्टेज अप्लाई की है, उसकी डायरेक्शन में मूव करें। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्री इलेक्ट्रॉन में गेन इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर एटम्स, वो एटम में से निकल जाते हैं, और दिस स्लाइटली इंक्रीज कंडक्टिविटी डिक्रीज रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर ज़्यादा करने से इनकी जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है इंसुलेटर्स की। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक और चीज भी है कि अच्छा वैसे इसको आप कर लें कि इन इंसुलेटर रेजिस्टेंस डिक्रीज स्लाइटली विद राइज इन टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समरी करते हैं कि अभी तक जो अभी हमने देखा कि जो कंडक्टर है इसमें जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टर में हमने क्या देखा था, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर टंगस्टन। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, टेम्परेचर कोफिशिएंट को अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किया, इसी वीडियो लेक्चर के एंड पर हम एक्सप्लेन करेंगे। यहां सिर्फ इतना देख लें कि इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ली जाती है। ये एक एग्जांपल है, कॉपर है, टंगस्टन है। इंसुलेटर बिल्कुल इनवर्स होता है, अभी हम देख कर आए हैं कि इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है और स्लाइटली डिक्रीज होती है, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होती, थोड़ी बहुत इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यानी थोड़ा बहुत अलाउ करता है कि करंट इसके अंदर से मूव कर सके। और
सेमीकंडक्टर्स क्या कौन से मटेरियल हैं? सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज लाई करती हैं इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यानी ना तो ये कंडक्टर्स होते हैं ना ही इंसुलेटर्स होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इनके मिड में कहीं लाई करती हैं, यानी ये कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ये एक अलग चैप्टर भी है, उसमें हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर्स हम किसे कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल इतना देखें कि सेमीकंडक्टर जो मटेरियल्स होते हैं इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है और बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो देखें ये तीनों में डिफरेंस है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरीके से इनकी टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू भी नेगेटिव होती है लाइक इंसुलेटर, और इनमें जो एग्जाम्पल है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। अब देखें कि इस सब से हमने कंक्लूजन्स क्या की, ये सब बातों से हमने क्या कंक्लूड किया। वी कंक्लूड दैट एज टेम्परेचर चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल आल्सो चेंज। तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि डेल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। ये हमने नहीं लिखा कि रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, ये हमने बात नहीं की। हम ये कह रहे हैं कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर चेंज करते चले जाएंगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस में चेंज आता जाएगा। हो सकता है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस डिक्रीज भी हो जाए, तो यहाँ इन्वर्सली रिलेशन बन जाता है। यानी हमने यहाँ चेंज जब लिख दिया, डेल लिख दिया, तो इसका मतलब है कि जितना आप टेम्परेचर में चेंज करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस में चेंज होता चला जाएगा। ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमें ये बता रही है। अब डियर स्टूडेंट हम समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को जो कि है रेजिस्टिविटी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। डियर स्टूडेंट आपको याद पड़ता होगा कि ये फिगर हमने यूज की थी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट। यानी तब मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन किया था कि ये जो दो सब्सटेंस हैं, एक हमारे पास सैंड है, वो वाटर है, और दोनों का मैस इक्वल है, यानी 1 kg 1 लीटर वाटर है और 1 kg हमारे पास सैंड है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्या ये दोनों जो सब्सटेंस है वो सेम अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब करेंगे अगर हम इनका 1 सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो क्या ये सेम अमाउंट की हीट एब्जॉर्ब करेंगे? तो आप लोग अभी समझ चुके हैं, आपको पता है कि दोनों सब्सटेंस एक जैसी हीट एब्जॉर्ब नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, एक हमारे पास है कॉपर वायर है और एक निक्रोम वायर है, दोनों की लेंथ, दोनों का साइज एक जैसा है, तो क्या अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या दोनों सेम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे अगर हम इनको बैटरी के साथ जोड़ दें? तो करंट के रास्ते में दोनों मटेरियल सेम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे? तो आंसर है नो, क्योंकि दोनों डिफरेंट सब्सटेंस हैं, इस वजह से दोनों डिफरेंट रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। तो हर मटेरियल कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जैसे यहां हमने देखा था कि हर सब्सटेंस कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, उसको हमने कहा था स्पेसिफिक हीट। इसी तरीके से यहां हर मटेरियल कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या वर्ड बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसको दूसरा जो इसका नाम है वो है रेजिस्टिविटी। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कह दें या रेजिस्टिविटी कह दें, बोथ हैव द सेम मीनिंग। अब हम इसको डेफिनेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रेजिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, यानी ये बिल्ट इन प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, दैट मेजर हाउ स्ट्रांगली इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि वो कितना स्ट्रांगली अपोज करता है कि उसमें से करंट फ्लो ना करे। ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि मटेरियल की शेप या फिर साइज क्या है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये रिलेशन अभी हम पढ़ कर आए हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, यानी जितनी लंबी वायर होगी उतनी ज्यादा वो मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और इसी तरीके से ये भी हमने इक्वेशन देखी थी कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी इसी लेक्चर के स्टार्ट में भी हमने देखा कि अगर एरिया ज्यादा हो जाएगा तो वो मटेरियल थोड़ी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो ये इक्वेशन 1 हो गई है और ये इक्वेशन 2 हो गई है। आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइनली कैसे लिखेंगे? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली टू A, यानी कंबाइनली हमने लिख दिया। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो इक्वल आ जाता है और यहां एक कांस्टेंट आता है। डियर स्टूडेंट, ये जो कांस्टेंट है ना, रो जिसे अभी हमने लिखा है, यही रेजिस्टिविटी है या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है।
अब अगर हम इसको एक तरफ लेकर जाएं तो A इधर जो डिवाइड हो रहा है वो R के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और L जो इधर ऊपर है वो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी हमारे पास आ जाएगी RA/L। तो अब अगर हम इसकी यूनिट की तरफ जाएं, अभी हम इसको डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टिविटी को किस तरह से इसका डिफाइन करते हैं। तो इसकी पहले ये देखें कि यूनिट देखें, यहाँ रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है। एक मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट बनेगी वो ओहमिक मीटर बनेगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मटेरियल हैज रेजिस्टिविटी 1 ओहमिक मीटर, यानी एक मटेरियल 1 ओहमिक मीटर रेजिस्टिविटी कब शो करेगा? इफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम, कि 1 मीटर लंबी वायर हो और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी जो रेजिस्टेंस हो वो 1 ओहम हो, तो वहां जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होगी इट शुड बी 1 ओहमिक मीटर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ मटेरियल जिस तरह हमारे पास है, अभी हमने ये इसको देखा भी था, कंडक्टर है और इसमें रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स में आपको पता है कि हमारे पास कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये कंडक्टिव मटेरियल्स हैं। तो इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है। रेजिस्टिविटी का मतलब है कि इनका मटेरियल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितनी शो करता है, तो स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस शो करता है वो बहुत कम होती है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा कि इनकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी या फिर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे पास, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो मॉडरेट है, यानी इन बिटवीन लाई करती है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इसी तरीके से इंसुलेटर हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के मुकाबले ना होने के तकरीबन इक्वल होते हैं और रेजिस्टिविटी इनकी बहुत हाई होती है और टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो स्लाइटली डिक्रीज होगी। ये डियर स्टूडेंट समरी थी रेजिस्टिविटी की। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं अपने आखिरी टॉपिक को, जो कि है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। कि अभी हमने देखा भी था कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो एटम है, ये देखें कि ये जो हमारे पास एटम है, ये एटम ज़्यादा वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसको आप आयन भी कह सकते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स निकल कर जाते हैं। तो ये जो आयन है या जो एटम है, ये ज़्यादा जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ज़्यादा वाइब्रेशन से जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है उनके साथ ज़्यादा इनकी कोलिजन हो जाती है। तो ज़्यादा कोलिजन की वजह से ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाती है इस कंडक्टर के अंदर, यानी टेम्परेचर की इंक्रीज करने से जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होती है। लेकिन हर मटेरियल ये जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है ये डिफरेंट शो करता है। सारे मटेरियल एक जैसी रेजिस्टेंस नहीं शो करते जब आप उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो यहां लिखा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ एवरी कंडक्टर वेरीज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ हर कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करती है। एट हायर टेम्परेचर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस, causes the positive ion to vibrate with greater amplitude. This increased vibration led to more frequent collision between electron and ion. यानी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी तो ज़्यादा कोलिजन होगी, और अगर ज़्यादा कोलिजन होगी तो फिर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हिंडर्ड हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हुई तो करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब अगर हम इसकी डेरिवेशन की तरफ मूव करें तो कंसीडर करें कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टिविटी, इसको हम रो नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो उसकी रेजिस्टिविटी है वो रो नॉट है। और इसी तरीके से जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उस कंडक्टर का, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रो टी हो गई। अब देखें कि अगर ये बात अभी हमने लिख ली कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रो टी, और किसी टेम्परेचर के ऊपर, वो स्पेसिफिक मटेरियल है, वही मटेरियल है, जब आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो तब उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी।
तो उसको हमने रो टी लिखा। अब अगर हम ये देखते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी कितनी इंक्रीज हुई, तो बाद वाली जो रेजिस्टिविटी है और पहले वाली जो रेजिस्टिविटी है, इन दोनों को क्या कर दें, माइनस कर दें। तो देखा ये गया है, ये हमें चेंज का बता देंगे। बाद वाली रेजिस्टेंस में से पहली वाली रेजिस्टिविटी, नॉट रेजिस्टेंस, बाद वाली रेजिस्टिविटी में से पहली वाली रेजिस्टिविटी अगर हम माइनस कर दें तो चेंज इन रेजिस्टिविटी का हमें पता चल जाएगा। तो देखा ये गया है कि ये जो रेजिस्टिविटी के अंदर चेंज आता है, ये डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है, मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कितनी है, या पहले रेजिस्टिविटी कितनी है, इनिशियल रेजिस्टिविटी कितनी है। जितनी ज्यादा इनिशियल रेजिस्टिविटी होगी उतना ज्यादा चेंज आएगा। लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि हमारे पास एक मटेरियल है सिल्वर और एक है आयरन। अब जो आयरन है इसकी रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सिल्वर। तो अब जब चेंज इनमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो किसकी रेजिस्टिविटी में ज्यादा चेंज आएगा, तो आयरन की रेजिस्टिविटी में ज्यादा चेंज आएगा, क्योंकि उसकी इनिशियल रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा है सिल्वर के मुकाबले में। तो जब आप चेंज लाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा चेंज होगी। और ये जो चेंज है रेजिस्टिविटी के अंदर, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर आप कितना चेंज कर रहे हैं। अगर आप 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं और 0 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं डिफरेंट मटेरियल्स का, तो या सेम मटेरियल भी ले लें, तो जो चेंज इन रेजिस्टिविटी होगा, जिसमें आप ज्यादा टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू ज्यादा चेंज होगी। अब ये एक हमारे पास इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। ये इसको कहते हैं चेंज इन रेजिस्टिविटी। ये डिपेंड करती है कि इनिशियल रेजिस्टिविटी कितनी है, और चेंज इन रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है कि आप टेम्परेचर कितना चेंज कर रहे हैं। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइनली लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी रो नॉट, यानी इन दोनों को इकट्ठा हमने करके लिख दिया। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे और यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, और ये जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो अब अगर हम इसको डिफाइन करने की तरफ जाएं, वेयर ए इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इट्स वैल्यू डिपेंड ओनली अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे, ये भी हमने उस इक्वेशन को ये इस तरफ आ रहा था, तो इसको हमने इधर जाकर डिवाइड कर दिया। तो मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां देखें कि द यूनिट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस आर पर केल्विन और पर सेल्सियस। यहां देखें कि ये रेजिस्टिविटी है और यहाँ ये नीचे भी रेजिस्टिविटी है, तो इन दोनों की यूनिट्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट बचेगी जो कि पर केल्विन या पर सेल्सियस होता है। तो कॉमन मेटल्स के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो टिपिकल हैज वैल्यू 0.003 टू 0.005 पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। तो अब इसकी जो वैल्यू, इसका मतलब ये है कि दैट इज एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज द रेजिस्टिविटी बाय 3 और 5%। अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसमें जो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी वो 0.3% या फिर 0.5% जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये अभी हमने शुरू में भी देखा था कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं इनका जो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। इसका मतलब ये है कि मेटल्स की तरह नहीं, बल्कि इनकी जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स की वो डिक्रीज होती है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, यानी उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जबकि मेटल्स में ऐसा होता है कि आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।